कहानी की शुरुआत एक ऐसे कपल से होती है जिन्हें देखकर पहली नजर में ही कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उनके हाव भाव और चाल ढाल से साफ लगता है कि उनके इरादे नेक नहीं है। दरअसल दोनों ने मिलकर एक ग्रोसरी स्टोर को लूटने की पूरी योजना बनाई है और आज उसी प्लान को अंजाम देने आए हैं और कुछ ही देर में सारा कैश और सामान लूट लेते हैं। उसकी नजर कैशियर के पीछे रखे एक रहस्यमयी बॉक्स पर पड़ती है। कैशियर डरते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि उस बॉक्स में वो चीज नहीं है जिसकी उसे उम्मीद है। लड़की उसकी एक नहीं सुनती और बॉक्स खोल देती है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज गूंज उठती है। इसके बाद कहानी सीधे हमें एक सुनसान और वीरान जंगल में ले जाती है। यहाँ एक डरी सहमी अकेली लड़की भटकती हुई दिखाई देती है जिसका नाम समांता है। वो काफी समय से भूखी है और कमजोरी के कारण मुश्किल से चल पा रही है। चलते चलते उसे जंगल के बीच एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी के भीतर उसे खाने पीने से भरा एक बैग नजर आता है। भूख से बेहाल समांता जो भी खाने लायक मिलता है उसे तुरंत खाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी बाहर से किसी के कदमों की डरावनी आवाज सुनाई देती है। कोई है जो धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ रहा है। डर के मारे समांता झोपड़ी में रखे एक बेड के नीचे छिप जाती है। थोड़ी ही देर में एक आदमी अंदर आता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आता। वो सीधे जाकर अपना खाने का बैग उठाता है और बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। बेड के नीचे छिपी समांता डर के मारे सांस तक नहीं लेती। जब माहौल शांत हो जाता है तो समांता फैसला करती है कि अब यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। जैसे ही वो बाहर भागने की कोशिश करती है, अचानक उसकी टक्कर उसी आदमी से हो जाती है। उसका नाम टॉम होता है, लेकिन वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उल्टा उसकी मदद करता है। समांता उससे माफी मांगती है और बताती है कि उसने उसके बैग से खाना चुराया क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से भूखी थी। वो आगे बताती है कि उसकी कार रास्ते में खराब हो गई थी और उसका पति पास के पेट्रोल पंप से मदद लेने गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। इत्तेफाक से टॉम भी बताता है कि उसकी कार भी खराब हो चुकी है और वो पिछले 3 दिनों से इसी जंगल में फंसा हुआ है। ये सब सुनकर समांता और ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि उसे तुरंत जाना होगा, हो सकता है उसका पति वापस आ गया हो। टॉम भी उसके साथ चल पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें कोई नहीं मिलता। दोनों मिलकर वहां एक नोट छोड़ देते हैं और कुछ गर्म कपड़े लेकर वापस उसी झोपड़ी में लौट आते हैं। रात होते ही जंगल का तापमान तेजी से गिरने लगता है। टॉम समांता से कहता है कि वो कंबल ओढ़ ले जो वो कार फैलाई थी, लेकिन समांता के मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था कि उसका पति उसे इस सुनसान जंगल में अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है, जबकि वो उसे साथ भी ले जा सकता था। तब समांता टॉम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर टॉम उसे बेड पर आराम करने के लिए कहता है और खुद जमीन पर सोने का फैसला करता है। सोने से पहले वो उसे पीने के लिए पानी देता है जो पास में बह रही एक झील से लाया गया था। लेकिन अगली सुबह जब वो फिर से वहां जाता है तो हैरानी की बात यह होती है कि वहां झील का नामो निशान तक नहीं होता। इन्हीं अजीब सवालों और उलझनों के साथ दोनों सो जाते हैं। रात में समांता को एक भयानक सपना आता है जिससे उसकी नींद जल्दी खुल जाती है। सुबह उठने पर उसे झोपड़ी में टॉम कहीं दिखाई नहीं देता। बाहर निकलने पर उसे एक सफेद बालों वाली लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी मिलती है। वो तुरंत उसे उठाकर झोपड़ी के अंदर ले आती है। उधर टॉम अपनी कार से थोड़ा फ्यूल निकाल रहा होता है ताकि वो समांता की कार में डाल सके और वे वहां से निकल पाए। इसी दौरान सफेद बालों वाली लड़की को होश आता है और तब हमें पता चलता है कि वो वही लड़की है जो ग्रोसरी स्टोर में चोरी कर रही थी, यानी जोड़ी। लेकिन सवाल ये था कि वो यहाँ कैसे पहुंच गई। जोड़ी जब समांता को देखती है तो उसे गलत समझ लेती है और सोचती है कि ये जगह उसी की है। समांता उसे पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन जोड़ी उस पर भरोसा नहीं करती। इसी वक्त टॉम फ्यूल लेकर लौट रहा होता है कि अचानक 2 गोलियों की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे उसके हाथ से फ्यूल गिर जाता है। वो जोर से आवाज लगाता है कि कोई है क्या, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आता। डरते हुए वो वापस झोपड़ी की ओर लौट आता है। वो देखता है कि समांता के साथ एक अनजान लड़की है जो असल में जोड़ी ही होती है। जोड़ी बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड से उसकी लड़ाई हो गई थी और वही उसे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। अब वो किसी भी हाल में घर लौटना चाहती है। उसकी बात सुनकर टॉम उसे भी वहां रुकने देता है, लेकिन शर्त रखता है कि उसे उनके कामों में हाथ बटाना होगा। अगले दिन समांता और जोड़ी के बीच बातचीत बढ़ती है और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेकिन टॉम की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी। वो नोटिस करता है कि जितना वो इस जगह से दूर जाने की कोशिश करता है उतना ही वो बार बार उसी झोपड़ी के पास लौट आता है। ये सब उसे बेहद अजीब लगता है। परेशान होकर वो दोनों लड़कियों के पास लौटता है और कहता है कि ये जगह ठीक नहीं है और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो एक सवाल पूछता है, असल में तुम लोग कहाँ जा रहे थे और ये जगह आखिर है कौन सी? समांता बताती है कि उसके पति ने कहा था कि ये न्यू हैम्पशायर है। वहीं जोड़ी दावा करती है कि ये तो डकोटा है, जबकि टॉम कहता है कि वो लॉस एंजलिस वाले रास्ते पर था। इन अलग अलग जवाबों के बाद अब तीनों को समझ आ जाता है कि वे किसी बहुत बड़ी और रहस्यमयी मुसीबत में फंस चुके हैं। इसलिए टॉम ये फैसला करता है कि अगली सुबह वे जितनी दूर तक जा सकते हैं सीधे चलते रहेंगे, ताकि या तो किसी इंसान से मदद मिल सके। रात होने पर एक और अजीब घटना घटती है।
जोडी और टॉम दोनों को बिल्कुल एक जैसा डरावना सपना आता है, जिसमें कोई उन्हें इंजेक्शन लगा रहा होता है। वही समानथा को भी ऐसा ही सपना आता है, जिसमें वो दर्द से तड़प रही होती है। सुबह होते ही तीनों अपना सामान समेटते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। रास्ते में समानथा और जोडी के बीच बातचीत होती है, जिसमें समानथा अपने अतीत के कुछ दर्दनाक पन्ने साझा करती है। वो बताती है कि उसकी माँ ने उसे जन्म देते समय दम तोड़ दिया था। तभी अचानक जोडी का पैर किसी सख्त चीज से टकराता है और वो गिर पड़ती है। उसी वक्त उसकी जेब से पैसों की एक मोटी गड्डी जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर टॉम चौंक जाता है और तुरंत पूछता है कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। जोडी जवाब देती है कि ये उसकी अपनी बचत है, जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ जमा की थी, लेकिन जाते समय वो ये पैसा अपने साथ ले आई। नजर उस चीज पर जाती है जिससे जोडी टकराई थी। जब टॉम अपनी कुल्हाड़ी से उसे तोड़ता है तो वहाँ एक पुराना जर्मन बंकर सामने आता है। बंकर के अंदर युद्ध से जुड़ा हुआ सारा सामान रखा हुआ होता है और साथ ही कई कैन फूड भी होते हैं, जिन पर नाजी आर्मी का निशान बना हुआ था। ये देखकर समानथा बताती है कि उसके पिता पहले युद्ध में शामिल रह चुके थे, इसलिए उनके घर के आसपास ऐसे सैन्य सामान आते जाते रहते थे। थोड़ी ही देर बाद वे फिर उसी झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। उनके हिसाब से तो वे लगातार सीधी दिशा में चल रहे थे, लेकिन लगता है इस जगह पर तर्क और नियम कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों मिलकर डिनर करते हैं। खाना खाते समय दोनों लड़कियां आपस में बात करती हैं। तभी जोडी समानथा से सच कबूल कर लेती है कि वो चोरी करती है, क्योंकि उसके पास जिंदगी में और कोई रास्ता नहीं है। वो पढ़ी लिखी नहीं है और यही उसका सहारा है। समानथा उसे विनती करती है कि क्या वो उन पैसों को एक बार फिर देख सकती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी रकम नहीं देखी थी। जोडी खुशी खुशी उसे पैसे दिखा देती है, लेकिन जैसे ही समानथा उन पैसों को ध्यान से देखती है, वो हंस पड़ती है। उसे लगता है कि जोडी मजाक कर रही है, क्योंकि नोटों पर साल 1984 लिखा होता है। समानथा के मुताबिक वे पैसे भविष्य के हैं, लेकिन जोडी कहती है कि नहीं, वो तो 1984 में ही रहती है। ये सुनकर समानथा हैरान हो जाती है और बताती है कि उसके हिसाब से तो अभी साल 1964 चल रहा है। इसी बीच जब टॉम वहां आता है तो दोनों उससे भी यही सवाल करती हैं कि वो किस साल से है। टॉम कुछ पल रुककर जवाब देता है, वो 2011 से है। ये सब सुनने के बाद आखिरकार उन दोनों ने अपनी पूरी कहानी उनके सामने रख दी। शुरुआत में टॉम को ये सब किसी मजाक जैसा लगा, लेकिन जब उसने उनके शब्दों में छिपे डर और गंभीरता को महसूस किया तो उसे समझ आने लगा कि मामला साधारण नहीं है। अभी वो यही सोच रहा था कि अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज गूंज उठी। बार बार फायरिंग की आवाज आने लगी। जब सपने बाहर झांक कर देखा तो सामने एक अनजान आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में बंदूक थी। लेकिन तभी उसने जर्मन भाषा में बोलना शुरू कर दिया। टॉम उसकी भाषा तो नहीं समझ पाया, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि वो उसके हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी फेंकने को कह रहा है। टॉम ने बिना देर किए वैसा ही किया। अगले ही पल जब उसकी आंख खुली तो हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अब वो तीनों कैद थे और वो जर्मन आदमी गायब हो चुका था। अब धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि शायद वे किसी तरह की समय यात्रा का शिकार हो चुके हैं। तीनों बंधे हुए थे। कुछ देर बाद वही जर्मन आदमी वापस लौटता है। वो सबसे पहले टॉम की रस्सियां खोलता है, फिर उसे बाहर ले जाकर बेरहमी से पीटता है और आखिर में उसे एक पेड़ से बांध देता है। इसके बाद वो अंदर लौटता है और दोनों लड़कियों से सवाल करने लगता है, वे कौन हैं और यहाँ कैसे पहुंची। तभी उसकी नज़र जोडी के गले में पहने लॉकेट पर पड़ती है। वो उसी के बारे में पूछने लगता है। वहाँ मौजूद सिर्फ समानता ही जर्मन भाषा समझती थी, इसलिए वही उसे बताती है कि वो लॉकेट उसकी माँ का है। और अजीब बात यह है कि बिल्कुल वैसा ही लॉकेट उसके पास भी है। ये सुनते ही वो जर्मन आदमी गुस्से में आ जाता है और अपने गले में पहना वही सेम लॉकेट बाहर निकालता है। उसके अंदर एक औरत की तस्वीर होती है, जो हूबहू समानता की माँ जैसी दिखती है। अब हालात और भी उलझते जा रहे थे। हर सच्चाई नई परेशानी बनकर सामने आ रही थी। लेकिन आप बने रहिए, क्योंकि इसका अंत आपको पूरी तरह झकझोर देगा। वो आदमी दोनों लड़कियों को बाहर ले आता है। तभी समानता टॉम से पूछती है कि क्या उसके पास भी ऐसा कोई लॉकेट है। टॉम मना कर देता है। इसी दौरान वो अनजान आदमी ये भूल चुका था कि टॉम ने चुपचाप अपनी रस्सियां खोल ली हैं। अगले ही पल हालात पलट जाते हैं। अब वही आदमी बंधा हुआ था, उसी हालत में जिसमें उसने इन तीनों को रखा था।
लेकिन वहां खड़े ये तीनों अपनी ही उलझनों में डूबे हुए थे, क्योंकि अब उन्हें ये पूरी गुत्थी धीरे धीरे सुलझती हुई नजर आ रही थी। समांता का साफ कहना था कि उस आदमी के लॉकेट में लगी तस्वीर उसकी माँ की है, लेकिन टॉम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी जोड़ी ने कहा कि वो तस्वीर उसकी नानी की है। ये सुनते ही टॉम के होश उड़ गए। यहीं पर उस अनजान आदमी की पहचान भी सामने आती है, जो हमें समांता बताती है। उसका नाम था जो, और वो कोई और नहीं बल्कि उसका पिता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब समांता जोड़ी से उसकी जन्मतिथि पूछती है तो वो बताती है 3 जून 1964। ये वही तारीख थी जिस दिन जोड़ी की माँ की मौत हुई थी, अपनी बेटी को जन्म देते वक्त। और वो बेटी कोई और नहीं बल्कि खुद जोड़ी ही थी। क्यों? रोंगटे खड़े हो गए ना? अब पूरे केबिन में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सच इतना भारी है कि हर कोई स्तब्ध है। हर किरदार के होश उड़ चुके हैं। जब समांता को ये सच्चाई पता चलती है कि उसका पति असल में युद्ध में मारा जा चुका था, तो वो खुद को संभाल नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोती हुई केबिन से बाहर चली जाती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि इसी पल एक और बड़ा राज सामने आता है। बाहर बैठा टॉम जोड़ी से एक ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उसे बताता है कि उसकी माँ असल में एक चोर थी। जोड़ी इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसकी माँ के पास ऐसा कोई लॉकेट नहीं था। लेकिन टॉम कहता है कि उसकी माँ के पास वही सेम लॉकेट था, बस वो इस वक्त उसके घर पर रखा हुआ है। वो आगे बताता है कि उसकी माँ अपने पति केविन के साथ मिलकर शहर की गैस स्टेशन वाले ग्रोसरी स्टोर को लूटा करती थी। लेकिन एक दिन हालात ऐसे बदले कि उसी औरत ने अपने ही पति की हत्या कर दी। उसी जुर्म में उसे फांसी की सजा दी गई। ये एक बेहद कड़वा सच था, लेकिन सच था। जोड़ी ये सब सुन नहीं पाती। उसका दम घुटने लगता है और वो भी केबिन से बाहर चली जाती है। बाहर उदास बैठी समांता के पास उसकी बेटी जोड़ी आकर बैठ जाती है। अब दोनों के बीच का एहसास बिल्कुल बदल चुका था। पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा था। समांता को जब से ये पता चला था कि वो अपनी बेटी को जन्म देते वक्त मर जाएगी, उसकी तो पूरी दुनिया उजड़ गई थी। हालांकि वो इस बात से खुश थी कि उसकी बेटी जिंदा रहेगी और आगे चलकर उसके नाना नानी उसका ख्याल रखेंगे। समांता बताती है कि उसके पिता की मौत 14 मई को पोलैंड में एक एयर स्ट्राइक में हुई थी, और आज की तारीख भी 14 मई ही थी। और वो जगह पोलैंड, मतलब उनके पास मौका था। टॉम पूरी बात जोड़ता है और कहता है कि अगर हैंसमैन नहीं मरेगा तो उसकी पत्नी यानी समांता दूसरी शादी नहीं करेगी। इसका मतलब ये होगा कि एडम उस वक्त घर पर होगा और समांता को लेबर पेन के दौरान अस्पताल ले जा सकेगा। इसी सोच के साथ टॉम हैंसमैन को ढूंढने निकलता है। वो केबिन में बैठकर रेडियो से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेडियो खराब था। समांता उसे एयर स्ट्राइक के बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और वहां से भागने लगता है। उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी एक भयानक गलती हो जाती है। हैंसमैन गोली चला देता है और वो गोली जाकर सीधा जोड़ी को लगती है। वो आदमी वहां से भाग निकलता है, लेकिन टॉम और समांता घायल जोड़ी को लेकर केबिन में वापस आते हैं। टॉम पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि अगर जोड़ी मर गई तो वो कभी पैदा ही नहीं होगा। ये कहकर वो दोबारा हैंसमैन को पकड़ने निकल जाता है। इधर समांता अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करती है, और यही कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। ईश्वर ने कभी किसी इंसान को ये ताकत नहीं दी कि वो अपना भविष्य साफ साफ देख सके, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो इंसान कुदरत के बनाए नियमों से छेड़छाड़ करने लगेगा और उसका अंजाम बेहद भयानक होगा। टॉम आखिरकार हैंसमैन को ढूंढ तो लेता है, लेकिन हर बार वो उसके हाथों से निकल जाता है। मगर टॉम एक बात नोटिस करता है, वो चाहे जितनी भी दूर भागे बार बार उसी केबिन के पास लौट आता है। इसीलिए टॉम भी वहीं पहुंच जाता है। अब दोनों आमने सामने थे। हैंसमैन उस पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी गोली टॉम को नहीं लगती, क्योंकि अब टॉम का अस्तित्व ही धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जैसे जैसे जोड़ी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, वैसे वैसे टॉम भी इस दुनिया से मिटता जा रहा था। और फिर वो पल आता है जब जोड़ी मर जाती है, और उसी के साथ टॉम भी पूरी तरह गायब हो जाता है। ये सब देखकर समांता के भीतर अपने पिता के लिए गुस्सा भर जाता है। उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद की थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह कर दिया था। अब जाकर हैंसमैन को उसकी बातों पर यकीन होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आसमान में रूसी विमान दिखाई देने लगते हैं, बम गिरने शुरू हो जाते हैं। दोनों भागते हैं, लेकिन एक धमाके में समांता घायल हो जाती है। उसका पिता उसे उठाकर बंकर में ले आता है। धीरे धीरे समांता का भी वजूद मिटने लगता है, क्योंकि इस बार हैंसमैन बच गया था। वो उस वक्त नहीं मरा था जब पहले मरा था, यानी अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज अभी भी नहीं बदलेगी। वो क्या है, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फिर उसी समय में पहुंचते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी, लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ है। जोड़ी उसी ग्रोसरी स्टोर में जाती है, लेकिन अब वो एक अमीर पढ़ी लिखी लड़की है। जब वो बाहर निकलती है तो उसे केविन दिखाई देता है। वो अपनी किसी और गर्लफ्रेंड के साथ वही सब करने वाला है। इसका मतलब साफ है, जोड़ी और केविन कभी मिले ही नहीं, और इसीलिए टॉम कभी पैदा ही नहीं होगा। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि समांता अब जिंदा है।
अगले सीन में हम उसे देखते हैं, उसके हाथ में उसके पिता की अस्थियां हैं, जिन्हें वो पूरे सम्मान के साथ 1964 में श्रद्धांजलि देती है। आखिरी सीन में हम फिर उसी स्टोर में पहुंचते हैं, जहां केविन की नई गर्लफ्रेंड अमीली सब कुछ लूट लेती है, लेकिन अंत में उसका भी लालच खत्म नहीं होता। उसकी नज़र कैशियर के पीछे रखे उसी रहस्यमयी बॉक्स पर पड़ती है। वो उसे खोलने को कहती है। कैशियर उसे चेतावनी देता है, अगर उसने ऐसा किया तो अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन वो नहीं मानती और अगले ही पल एक गोली चलती है और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे और आपके दिमाग को पूरी तरह घुमा कर रख देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।